So I'm starting. तो जो भी आता रहेगा, ठीक है ना, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जो ना कि जो आज की क्लास में आई हैड टू टेल यू, वो ये था कि जो ये वाला पार्ट है फिजिक्स का, मतलब फिजिक्स का पार्ट इसमें कि रे ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एटम न्यूक्लियस। लास्ट ईयर से EM waves was also there. EM waves, this part of was also there. ठीक है। तो मैं obviously I understand कि in one session all of this will not be covered, but ऐसे ही हुआ कि इस वाले पार्ट में से 1, 2 या 3 सेशंस होंगे एंड दिस विल बी कवर्ड। अभी भाई आई एम टेकिंग कि ये वाला पार्ट पहले ले रहा हूँ बिकॉज ओवर द इयर्स आई हैव ऑब्जर्व and in the last 2 years papers also, last 2 to 3 years papers also I observed कि अगर आप इस वाले पार्ट में थोड़ा सा भी फोकस करते हो तो इसका क्वेश्चन करेक्ट होने का चांस ऑलमोस्ट 100% बन जाता है। तो आप देखोगे, मैं सबसे पहले आप में कुछ एक एक्टिविटीज पे आता हूँ। सबसे पहले कुछ एक पॉइंट्स रे ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स में आपकी बिल्कुल कंप्लीटली मास्टरी होनी चाहिए इन क्वेश्चंस में, जिसमें कि वो किसी लेंस में, जो डिस्कशन लेंस के लिए है वैलिड वो मिरर के लिए भी वैलिड होगा। मैं बताऊंगा लेंस के लिए दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही डिसाइड करते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो हम इस ए बी ऑब्जेक्ट को दो पार्ट्स का मिलकर बना हुआ मानेंगे, ओ ए एंड ओ बी, दिस ओ ए एंड ओ बी। तो उससे क्या हुआ कि अगर यहाँ पे कोई इमेज इन्वर्टेड बन रहा होगा, यहाँ पे अगर कोई इमेज इन्वर्टेड बन रहा होगा तो इन्वर्टेड इमेज में क्या होगा, वो इस तरीके से कुछ होगा। इन्वर्टेड इमेज है, अब डिपेंडिंग अपॉन की पोजीशन क्या है, ये इमेज मैग्नीफाइड होगा, मतलब इट विल बी, ये जो है कि डिमिनिश्ड होगा, और ये मैग्नीफाइड मीन्स की साइज में लार्जर होगा। उस पर डिपेंड करते हुए जो इमेज बनेगा, वो इमेज बनेगा कि कोई इमेज इस तरीके से बने, ये ओ बी डैश और ये आपका हुआ ए डैश टू। मतलब व्हाट कि जब आप इस पोजीशन के लिए यू नोन है तो यू के टर्म्स में आपका मैग्निफिकेशन एम आ जाएगा। मैग्निफिकेशन एम आ गया और उस मैग्निफिकेशन से मल्टीप्लाई करके आप ओ बी की लेंथ ओ डैश बी डैश हो गई और ओ ए डैश की लेंथ ओ ए मल्टीप्लाइड बाई एम हो गया, ठीक है ना। तो कई बार वो लोग क्या करेंगे कि आपको कोई कोऑर्डिनेट दे देंगे, जैसे आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया और आपको इस पॉइंट का ओरिजिन है 0 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट नोन है। अब आपसे इमेज का बी डैश जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट पूछा कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। दो एक्स कोऑर्डिनेट तो सीधे आपका 1/v -1/u = 1/f से आ जाएगा, जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और वाई कोऑर्डिनेट मैग्निफिकेशन के थ्रू आएगा। तो अगर इसका वाई कोऑर्डिनेट एक्स वाई कोऑर्डिनेट +5 होता और मैग्निफिकेशन 2 है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आता, 5 × 2 दैट इज व्हाट -10 आना था। वाई कोऑर्डिनेट क्या रहता, -2। दिस इज क्लियर। अब आप एक चीज और देखोगे इसमें, वो इसी में कभी कभी
आई हैव सीन के क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया, ये ओवर आपकी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर था एम। अब इसी में अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ना हो करके ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है, ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो इसमें दो जो चीज मैंने आपको इसमें बताई, आपको सारी पोजीशंस तो मिरर में भी याद होंगी कि कब ऑब्जेक्ट इमेज रियल बनेगा, कब इमेज वर्चुअल बनेगा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, यू नो ऑल दोस थिंग्स। ठीक है ना। अब यहां देखोगे, मानो कि ऑब्जेक्ट कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नोन है, तो जो वेलोसिटी ऑफ द इमेज है, वेलोसिटी ऑफ द इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो आपकी जब इस ओर है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस ओर है, मैग्निफिकेशन का नेगेटिव है तो इमेज की वेलोसिटी इस ओर होगी, इमेज की वेलोसिटी किस ओर होगी, इस ओर होगी। तो जो आपने इस पोजीशन के लिए एम कैलकुलेट किया, इस पोजीशन के आपने एम कैलकुलेट किया, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज विल बी व्हाट, m इनटू, इट विल बी m इनटू v ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये तब है जबकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। आप समझ गए इस चीज को। और ठीक ना, साइज इसका m टाइम्स बड़ा था, बड़ा या छोटा जो भी m टाइम्स, इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, m टाइम्स होगी। अब बिल्कुल सिमिलरली आप देखोगे, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस ओर है, ये वेलोसिटी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, दोनों चीजें। इसमें दो टाइप के केसेस होंगे, एक वो व्हेन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल। आप बोलेंगे वेरी स्मॉल किसके कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, जो भी है लेंस है, मिरर है, ठीक है ना। व्हेन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू यू, तो उस केस में जो आपने इस पोजीशन के लिए u से m निकाला, u से m निकाला, और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, से दिस इज x, ये x है, एंड x इज वेरी वेरी स्मॉल। तो साइज ऑफ द इमेज जो होगा दैट विल बी, इस केस में साइज ऑफ द इमेज विल बी इक्वल टू x इंटू m, x इंटू वॉट, x इंटू m स्क्वायर। इसका मैग्निफिकेशन m था इस पोजीशन के लिए, तो साइज ऑफ द इमेज विल बी व्हाट, x इंटू m स्क्वायर। एंड ऑल्सो जो वेलोसिटी होगी इसी केस में, इसी केस में वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द इमेज विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू व्हाट, m स्क्वायर। अच्छा, आप डायरेक्शन आप निकालोगे, वो आपको पता है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, डिफरेंट पोजीशंस के लिए वेरी वेल यू नो कि जब ऑब्जेक्ट इस ओर जाएगा, इमेज इस ओर बन रहा है तो इस ओर आ रहा होगा या उस ओर जा रहा होगा, या ऑब्जेक्ट इस ओर जाएगा, मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि इमेज कहाँ पे बन रहा हो, किस ओर मूव करेगा, वो आपको पता ही है। क्योंकि आपको पता कि जब, जैसे मान कि हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, तो जब ऑब्जेक्ट 2f के बियॉन्ड है, इमेज f और 2f के बीच में बनेगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से 2f की ओर जाएगा, इमेज की पोजीशन क्या होगी, f से 2f की ओर जाएगी, तो उससे आपको वेलोसिटी, और वैसे ही प्रॉपर साइन के साथ करो तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन भी आ रहा था। बट यहाँ पे क्या है, क्योंकि इस वाले केस में, इस केस में तो सब कुछ आ जाएगा, यहाँ पे हम m यूज करते हैं, यहाँ पे m स्क्वायर यूज करते हैं, तो होता क्या है, m स्क्वायर के यूज करने से साइन खत्म हो जाता है, तो आपको वो लॉजिक से निकाल देना चाहिए कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस ओर है तो इमेज की वेलोसिटी किस ओर होगी। और दूसरा ये है, व्हेन साइज इज नॉट स्मॉल, व्हेन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट स्मॉल, इस केस में फिर आप निकालते कैसे हो, चाहे लेंस हो और चाहे मिरर हो,
अगर इमेज कंटिन्यूअस है, इमेज कंटिन्यूअस का मतलब हुआ जैसे आप एक कॉन्वेक्स लेंस में एक ऑब्जेक्ट का कुछ पार्ट फोकस के अंदर होता और कुछ पार्ट फोकस के बाहर होता। जब कुछ पार्ट फोकस के अंदर और कुछ पार्ट फोकस के बाहर होगा तो उस केस में क्या होगा कि जब कुछ पार्ट फोकस के अंदर और कुछ पार्ट फोकस के बाहर होगा तो उस केस में होगा क्या कि जो साइज जो मतलब कुछ पार्ट का इमेज लेंस के एक ओर बनेगा और कुछ पार्ट का इमेज लेंस के दूसरी ओर बनेगा, मतलब डिसकंटिन्यूअस इमेज होगा। ये चीज मिरर में भी होती है, ठीक है ना। मिरर में भी जैसे कॉन्केव मिरर है तो अगर मान कि कुछ ऑब्जेक्ट का पार्ट फोकस के अंदर है कुछ पार्ट बाहर है तो कुछ पार्ट का इमेज एक और बनेगा और दूसरा का इमेज दूसरी ओर बनेगा। तो वैसे केस में जनरली क्या है, उस केस में साइज के बारे में दे वोंट टॉक, क्योंकि अगर कोई भी एक पॉइंट फोकस पे है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, इंफिनिटी पे। और जब किसी एक पार्ट का इमेज भी इंफिनिटी पे बनेगा तो आप इमेज का साइज मेजर नहीं कर सकते। तो तभी होगा जबकि पूरा का पूरा इमेज कैसा है, कंटिन्यूअस है। अब जब पूरा इमेज कंटिन्यूअस होगा तो आपको करना क्या है, फिर देखो फिर ये होगा कि इस केस में आपका ऑब्जेक्ट बड़ा है, आपने इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग u1 का v1 निकाला, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग u2 से v2 निकाला, और जो इमेज का साइज होगा I विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू v2 डिफरेंस v1, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, v2 डिफरेंस v1 जब साइज एप्रिशिएबल हो। और मैग्निफिकेशन फिर जब आप v2 माइनस v1 निकालोगे तो इस केस में मैग्निफिकेशन फिर निकालोगे कैसे, जो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर o है तो I ओवर o विल बी द मैग्निफिकेशन, जो I ओवर o है दैट विल बी व्हाट, इट विल बी द मैग्निफिकेशन। और एक बार इसमें जेईई एडवांस में जो क्वेश्चन आया था वो इस तरीके का भी क्वेश्चन आया था और उसमें दो चीजें कंबाइन थी, ठीक है ना। मैं बताऊंगा आपको क्या दो चीजें, मैं पहले आपको इंडिविजुअली दोनों चीजें बताता हूं, देन आई विल टेल यू कि आप फिर उन्हें कैसे कंबाइन करोगे। आप देखोगे पहली चीज तो ये है कि अगर मानो कि कोई एक लेंस है L1, दूसरा लेंस है L2, दूसरा लेंस है L2, और इसकी प्रिंसिपल एक्सिस यहां है। दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, कॉमन नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस एक की दूसरे से थोड़ी सी डिस्प्लेस्ड है। अब ऐसे केस में ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, जैसे आपने यहां पे एक ऑब्जेक्ट लिया, इस जगह एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, ए बी, और ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से है ए बी। इसका इमेज मान लो यहां पे बना, वो ऑब्वियसली इमेज की पोजीशन फिर आप देख करके निकालोगे मैग्नीफाइड है नहीं है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है उस पे बेस्ड। आपने यहां पे लिया दिस इज द ए डैश बी डैश। अब आप देखो इस लेंस के लिए मैंने क्या बोला, इमेज के फॉर्मेशन में प्रिंसिपल एक्सिस इज द रेफरेंस। जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो रेफरेंस है, तो ये जब रेफरेंस है तो अब जो याला पार्ट है, मान लो मैंने माना कि ये ऑब्जेक्ट जो है ना इसके फोकस के जस्ट बाहर था, फोकस के अंदर भी हो सकता है, उस केस में वर्चुअल इमेज बन जाएगा। बट मान लो मैंने माना फोकस के जस्ट बाहर है, तो जो याला पार्ट हुआ आपका प्रिंसिपल एक्सिस का ये ओ हो गया, ओ ए डैश, इसका इमेज इसके रिस्पेक्ट में बनेगा, मतलब इन्वर्टेड बनेगा, क्योंकि मैंने बोला फोकस के और बाहर होता तो ओ ए डैश का इमेज यहां पे बन जाता ओ ए डबल डैश। ओ बी नीचे है, ओ बी डैश इसका इमेज ऊपर बन जाता, दैट इज व्हाट ओ डबल डैश। आप इसका एम निकाल लोगे, इस लेंस की आपको इससे यहां से इमेज की डिस्टेंस पता है, ये इसका यू हो गया u2, उसका v निकाल लोगे, v ऑब्वियसली आएगा v2, और उससे मैग्निफिकेशन भी आ जाएगा v2 ओवर u2 से। तो जितनी भी ओ ए डैश की लेंथ होगी, ये लेंथ क्या होगी उसकी m टाइम्स मल्टीप्लाइड, और जितना ओ बी डैश होगा ये लेंथ ओ बी डैश ओ बी डबल डैश विल बी m टाइम्स मल्टीप्लाइड होगी। आप मेरी बात समझिए, ये क्या होगी m टाइम्स मल्टीप्लाइड होगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप ये अगर कोऑर्डिनेट के टर्म्स में होता तो आप कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट करते। अब बच्चों इन्हीं चीजों में अगर थोड़ा सा होता क्या है कि जनरली
मेरे से आज आपको कुछ 221 वाले कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा भी। तो आई टेल यू ये क्वेश्चंस में बोला रहा है कि बड़ी टफनेस होती है। हाँ, रिलेट करना, वहां पे मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस हैं, आपको इस ऑप्शन को रिलेट करना, उस ऑप्शन को रिलेट करना, जिस तरीके से इंफॉर्मेशन दी गई है उस इंफॉर्मेशन से रिलेट करना। समटाइम दैट कुड बी टफ, बट कई बार वो ऑर्डनरी से थोड़ा सा ऊपर ही होता है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे मानो कि ये जो ऑब्जेक्ट था फोकस के अंदर होता, ये ऑब्जेक्ट इसके फोकस के अंदर होता, इमेज इसी साइड में बनता, फिर यहाँ पे मतलब उस केस में जो इमेज बनता, ये जो ऑब्जेक्ट होता, मैं ऐसे करता हूं कि इस वाले फिगर को मैं रबी कर देता हूं जो यहाँ पे बनाया मैंने, देखो। ठीक है, हाँ। अब आप देखो, अब उसका इमेज अगर मान लीजिए फोकस के अंदर था इसके, इसका इमेज कैसा बनता, इरेक्ट, और मैग्नीफाइड इसी ओर बनता, ऐसे बनता। अब देखो आप, ये इस तरीके से बनता, ए डबल डैश, ठीक है ना, ओ, और ये होता ओ डैश, एंड दिस व्हाट, बी डबल डैश। मतलब कि जो पार्ट इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है उसका नीचे ही बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा, और जो पार्ट इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के इस वाले लेंस के ऊपर है उसका ऊपर ही बनेगा और उसी के अकॉर्डिंगली मैग्नीफाइड होगा। ए डैश ए डबल डैश यहाँ नहीं आएगा। अगर मैग्नीफाइड ज्यादा पार्ट है तो मैग्नीफाइड ज्यादा पार्ट भी तो होगा उसी मैग्निफिकेशन से। और आप इसका U2 पता है, इसका V2 पता होगा, उस V2 बाई U2 से आप M निकाल लोगे, M टाइम्स बड़ा होगा। तो खासतौर से अगर उन्होंने किसी पॉइंट का कोई कोऑर्डिनेट दे रखा है और आपको किसी पॉइंट का उस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कोई कोऑर्डिनेट निकालना हो तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है ना, आई होप कि यू अंडरस्टूड। यस ठीक है सर। ना, अब आप देखोगे, अब जो मैं बोला कि दूसरी चीज जो पूछी गई है और एक बार उनका कॉम्बिनेशन भी पूछा गया, दूसरी चीज जो पूछी गई दैट इज व्हाट, वो ये था कि उन्होंने लेंस के सामने जो ऑब्जेक्ट रखा, वो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से किसी पोजीशन से ऐसे रख दिया, ए बी, सर्टेन एंगल थीटा है, फोकल लेंथ एफ नोन है, ये सब कुछ नोन है कि क्या है, ये यू, दिस इज नोन। अब इमेज के बारे में बोला, इमेज का मैग्निफिकेशन, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, एसेट्रा, ये चीज है। अब देखो आपको करना क्या है, ये लेंथ अगर एल है तो आपने यहां परपेंडिकुलर डाला, ये लेंथ एल कॉस थीटा और ये लेंथ एल साइन थीटा, एल कॉस थीटा एंड एल साइन थीटा। अब ये पॉइंट बी डैश आ गया, ये पॉइंट आ गया बी डैश। आप ए के करस्पॉन्डिंग U1 का V1 निकालोगे, बी डैश के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि आपको एल कॉस थीटा पता, ये U पता था, इसका U क्या हो जाएगा, U प्लस एल कॉस थीटा। आप उसके करस्पॉन्डिंग U2 से, मतलब ये बी डैश के लिए आप V2 निकालोगे, क्या निकालोगे, V2 निकालोगे। सिमिलरली आप इस बी डैश वाली पोजीशन के लिए M निकालोगे, बी डैश वाली पोजीशन के लिए U हो गया U प्लस एल कॉस थीटा, उसका V2 निकाला, V2 अपॉन यू, V2 अपॉन U2, इसका M आ गया, इस वाली पोजीशन का M डैश आ गया। फिर आपका जो एल कॉस थीटा था वो एल कॉस थीटा कितना बन जाएगा इमेज में, एल साइन थीटा। इमेज में जो एल साइन थीटा लेंथ है वो कितनी बन जाएगी, एम डैश इंटू एल साइन थीटा, ज्यादा पार्ट मैग्नीफाइड होकर के एल साइन थीटा। मान लो ये जो सब कुछ था ये एफ और 2f के बीच में था, मतलब ए वॉज बिटवीन एफ एंड 2f एंड बी डैश वॉज ऑल्सो बिटवीन एफ एंड 2f। मेरे से एक पोजीशन के लिए बता रहा हूं तो दूसरी पोजीशंस के लिए भी आप अकॉर्डिंगली निकाल सकते हो। यहाँ पे जो इसका इमेज बनेगा वो 2f के बियॉन्ड बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। तो ए का इमेज यहाँ पे आ गया ए डैश, वो आप निकालोगे क्योंकि इसका यू पता है, यू का करस्पॉन्डिंग बी आ जाएगा। ठीक है ना, फोकल लेंथ एफ से। इसके बाद आपका जो बी डैश था, आप देखो
जो पॉइंट यहाँ पे जितनी ज्यादा दूर होगा उसका इमेज यहाँ पास बनेगा, यही होगा ना। जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ज्यादा दूर है 2f से, ज्यादा दूर है, ये f और 2f के बीच में है, ये f और 2f के बीच में है। एंड यू नो कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा इमेज क्या होगा, दूर बनेगा। तो ए पॉइंट ज्यादा पास है तो उसका इमेज दूर बना, और बी डैश दूर है तो उसका इमेज क्या बनेगा, पास बनेगा। यहाँ पे बी डैश का इमेज आ गया बी डबल डैश। आपको पता कि बी डैश का यू है कितना, u प्लस एल कॉसीटा, आप उसका करस्पॉन्डिंग v2 निकालोगे, ये डिस्टेंस v2 हो, ठीक है ना, इसका इमेज आ गया। अब साथ में देखो जो l sin थीटा है, l sin थीटा का इमेज कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। इसका इमेज कैसा बनेगा, इन्वर्टेड। तो ये जो इन्वर्टेड इमेज है वो इधर आ गया। ये इमेज, इसकी लेंथ कितनी होगी, l sin थीटा इंटू वॉट, m डैश। m डैश मैंने आपको बताया कि आपने कैसे निकाला था, ठीक है ना। अब आपको l डैश sin थीटा, ये आपका b आ गया, ये b डबल डैश, ये क्या होगा, इट इज द b डबल डैश, ठीक है ना। अब जो इमेज बना वो इमेज किस तरीके से बनेगा, जो ऑब्जेक्ट ऐसे है ना, इसका इमेज यहाँ पे कैसे बना, जो दूर है उसका यहाँ पे पास में बना। इज दैट क्लियर। सो इमेज का पोजीशन कुछ ऐसे आ गया, इज द पोजीशन ऑफ व्हाट, इमेज। अब आपको क्योंकि ए डैश पता है, इसका v2 पता है, आपको ये v2 है, यू नो दिस, इसका v पता है, ये डिफरेंस आ जाएगा। ये डिफरेंस कितना आ गया, v माइनस v2, मैग्नीट्यूड वाइज इतना। इसकी वैल्यू पता है, ये लेंथ l डैश आ जाएगी आपकी स्क्वायर रूट ऑफ v माइनस v2 का होल स्क्वायर प्लस m डैश इंटू l साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब थीटा डैश अगर निकालना हो तो आप थीटा डैश भी निकालोगे कि थीटा डैश कितना होगा, ठीक। जो थीटा डैश की वैल्यू होगी, आपको थीटा डैश की वैल्यू भी पता लग जाएगी। दिस इज क्लियर ना। तो मैंने क्या बोला कि ये एक पार्ट हुआ, और एक चीज मैंने पहले बताई, अब जब दोनों को कंबाइन करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे का मतलब क्या होगा, एक लेंस दूसरा लेंस, एक लेंस से इमेज बना, और हो सकता है कि दूसरे लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस उससे मैच ना कर रही, कहीं और हो, दूसरे लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस मैच नहीं कर रही हो, कहीं और हो, और वो जो इनिशियल ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट एक सर्टेन एंगल पे क्या था, इंक्लाइन था, या फिर लेंस को इंक्लाइन कर दें। इससे क्या होता है कि अगर मान के इन्होंने ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन किया, मान के ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन ना करके क्या करें, एक लेंस और ये दूसरा लेंस, ये क्या हुआ, दूसरा लेंस। अब आप देखो यहां पे, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस आ गई। अब यहां पे जो ऑब्जेक्ट था ओ, जो भी था ए बी, ये ऑब्जेक्ट था ए बी, इसका जो इमेज बना वो, इसका इमेज मान लो बना इस जगह बना, ठीक है। ये एंगल थीटा आपको नोन होगा, इसका इमेज इस ओर भी बन सकता है, इसका इमेज इस ओर भी बन सकता है। मान लो कि मैंने इसका इमेज डिपेंडिंग अपॉन डिस्टेंस यहां बना, दिस इज ए डैश बी डैश, राइट। अब इस वाले लेंस के लिए आपने इसे एलोंगेट किया और ये आपका आ गया ओ डैश आ गया, दिस और ओ डैश। तो अब देखो, अब आप क्या करोगे, यू टिल्ट इज लाइक दिस, इसे आपने ऐसे टिल्ट करा दिया, अच्छा इसमें ये टिल्ट नहीं हो पाएगा, हाँ। तो आपने इसे क्या करा, अब आपको बस याली एक्सिस लेनी है, इस एक्सिस के लिए ये ऑब्जेक्ट का एंगल क्या आ जाएगा, एक थीटा आ जाएगा, थीटा डैश। आप ये थीटा डैश निकाल लोगे, तो आपको ये लेंथ पता है, ये एंगल थीटा पता है, ठीक है ना, और याली डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता, दैट मीन्स याली डिस्टेंस पता होगी। तो आपको ये डिस्टेंस पता है, तो उससे क्या होगा कि जब ये डिस्टेंस आपकी नोन है और याली डिस्टेंस नोन है, तो आप इसके अकॉर्डिंगली क्या करोगे, इस डिस्टेंस से, और ये थीटा नोन है, ये थीटा तो आपका नोन है ना, ये तो उन्होंने दिया हुआ कितने एंगल से टिल्टेड है, और ये डिस्टेंस नोन है, तो आप याली डिस्टेंस निकाल लोगे। ये डिस्टेंस आ गई, याली डिस्टेंस नोन है,
थीटा डैश की वैल्यू आ जाएगी ना, ठीक है। अब आपके लिए जैसा क्वेश्चन मैंने अभी बताया था, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही हो गया कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हुआ, कुछ उसकी लेंथ भी पता है और आपको इसका फोकल लेंथ भी पता है, ये कुछ इंक्लाइंड है। आप समझ रहे हो मेरी इस बात को? Yes, sir. ठीक है ना। तो आपको उससे क्या होता कि ये पता लग जाएगा कि इमेज कितना बड़ा कहाँ पे बनेगा। दिस इज क्लियर ना। अब एक चीज जो और भी यूज की गई है वो ये है कि लोग कॉम्प्लिकेशन करने के लिए वो लोग कर सकते हैं, मतलब, लेकिन मैंने फिर भी देखा है कि जेरोन्स के पेपर में जो कॉम्प्लिकेशन किया जाता है उसके रिजॉल्व होने का कोई इजी तरीका होता है कैलकुलेशन में और अदरवाइज भी। अब अगर इसकी एक्सेस भी शिफ्ट कर दी होती, इसकी एक्सेस टिल्ट तो कर ही दी, एक्सेस शिफ्ट भी कर दी होती, कहीं यहाँ पे बना दी होती, तो आपको क्या कुछ एक कैलकुलेशंस में डिफरेंस आता है ना। उस एक्सेस की नई एक्सेस के अकॉर्डिंग आप पोजीशन ले लेते कि कितनी पोजीशन इसकी एक और है, कितनी पोजीशन एक और है। एक और तरीके का कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया गया है पास्ट ईयर्स में। वो कॉन्सेप्ट यह है कि उन्होंने कोई, मैं देखो लेंस के थ्रू बता रहा हूँ, पर आपको ध्यान रखना है कि वो चीज मिरर में भी हो सकती है। उन्होंने क्या करा कि जैसे एक लेंस है और लेंस को दो पार्ट्स में कट कर दिया, लेंस को दो पार्ट में कट कर दिया, तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो सॉरी ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करा दिया, नीचे वाले पार्ट को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करा दिया, ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा सा ऊपर और नीचे वाले पार्ट को थोड़ा सा नीचे, मान लो कुछ भी दे दिया कि 2 mm है, आपको फोकल लेंथ भी दी गई है। अब लेंस में जो प्रिंसिपल एक्सिस है, आप वो जो प्रिंसिपल एक्सिस वाला पार्ट है वो पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब कि अगर लेंस की ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो अगर आप लेंस का ये छोटा सा पार्ट भी यूज करोगे ये वाला, तो भी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस जो मेन लेंस था उसकी प्रिंसिपल एक्सिस ही रहेगी। उसी के रेस्पेक्ट में प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, तो इस मानते हुए कि पूरा कंप्लीट लेंस है उसके अकॉर्डिंगली इसका इमेज बनेगा। यहाँ पे क्या हुआ कि जब दोनों पार्ट्स को आपने बीच से कट किया तो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, जब आप इस लेंस को कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, और जब आप इस पार्ट को कंप्लीट करोगे तो उसकी प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे आ जाएगी ना। इसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी यहाँ पे आ गई और इसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो कहाँ पे, यहाँ पे आ गई ना, ठीक है। दिस इज क्लियर ना, ऑल राइट। अब अगर मान कि इन्होंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, कोई ऑब्जेक्ट ओ, इसका आपको यू पता है, तो वो यू इस लेंस के लिए भी हो गया, इस यू का आपने करस्पॉन्डिंग वी निकाला। अब ये ऑब्जेक्ट इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, इसके नीचे है, इस वाले लेंस के इसके नीचे है, और इमेज मानो कि इन्वर्टेड बन रहा है इस पोजीशन के लिए, तो इसका इमेज यहां बनेगा, ठीक है, इसका इमेज यहां बनेगा। और जितनी ये लेंथ होगी, जैसे ये लेंथ यहाँ पे 1 mm होगी, 2 mm थी तो 1 mm, तो ये लेंथ 1 mm मल्टीप्लाइड बाई 1 mm मल्टीप्लाइड बाई जो भी मैग्निफिकेशन m होगा उतने टाइम्स आएगी। ऐसे ही नीचे वाले पार्ट से, जो नीचे वाला पार्ट है उससे जो इमेज बनेगा वो इस ओर बनेगा, और उसका साइज भी क्या होगा 1 mm मल्टीप्लाइड बाई जो इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए मैग्निफिकेशन होता, वो उतना मैग्निफिकेशन आप यहाँ पे क्या करते, मल्टीप्लाई कर देते, उसका इमेज बनेगा। फिर आपको इन दोनों पार्ट्स में डिस्टेंस निकालनी, तो आपको 2 mm प्लस वाली लेंथ दैट वी वॉट, ये इसकी टोटल लेंथ आ जाएगी, मतलब दोनों पार्ट्स के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। दिस इज क्लियर ना। तो लेंसेज में और मिरर्स में ये 3-4 चीजें हैं जो स्पेशली यूज की गई। अब मैं आपको देखो, जो मैंने क्या बोला कि इस पार्ट के क्वेश्चंस में आप अगर ये आपने पहले भी अच्छी तैयारी की हुई है, अब जो आपने पहले अच्छी तैयारी की हुई है तो आप कर क्या सकते हो कि अगर इस वाले पार्ट में आप रियली थोड़ा सा भी फोकस अभी अगले 5 से 5 डेज में भी करते हो, तो भी क्या होता कि इसमें
क्वेश्चन के सॉल्व होने की ऑलमोस्ट पूरी गारंटी। जैसे लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। लास्ट ईयर का क्वेश्चन ये था कि ये एक लेंस है, इसका यहां से 10 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट है और यहां से 10 सेंटीमीटर दूर एक कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव लेंस है। ये L1 और ये L2, और आपको दे रखा है कि the radii of curvature of all the curved surfaces in both the lenses are 20 सेंटीमीटर। जितनी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है सबकी ये रेडियस ऑफ आर क्या है सबका, इट इज 20 सेंटीमीटर। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल्स टू 1.5। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल्स व्हाट, 1.5। तो आपसे पूछा गया है द टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ दिस लेंस सिस्टम इज, इस पूरे लेंस सिस्टम का मैग्निफिकेशन कितना होगा। ठीक है ना, ऑप्शंस हैं 0.4, 0.8, 1.3, 1.6। देखो बताते हैं, मतलब इजी है। सबसे पहले तो इसकी फोकल लेंथ आपने कंक्लूड कर ली होगी कि इसकी फोकल लेंथ कितनी आएगी, इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर ही आएगी। ये तो आपको याद होगा ना कि अगर किसी कॉन्वेक्स लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों साइड की आर है और उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो फोकल लेंथ भी क्या आएगी, आर की इक्वल आएगा। मतलब मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ, लेकिन आपको ये ऑलमोस्ट पैरामीटर 1.5 वाले इसके लिए याद होना चाहिए। 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1.5 माइनस 1, 1/r माइनस माइनस ऑफ 1/r। जब आप इस ओर से करोगे जिसका आर पॉजिटिव, इसका आर नेगेटिव, सो दैट विल बिकम व्हाट, 2/r। 0.5 इंटू व्हाट, 2/r। सो इससे क्या आ गया आपका, f इक्वल टू r। अब कनकेव लेंस के लिए भी आप देखो, कनकेव लेंस के लिए 1/f डैश इक्वल टू 1.5 माइनस 1। यहाँ पे क्या होगा, जब आप इस ओर से लाइट रेज डालोगे तो ये भी निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये दोनों टर्म्स क्या आ रहेंगे, निगेटिव। तो बस स्केल क्या होगा यहाँ, -2/r आ जाएगा। लेकिन फोकल लेंथ एफ डैश की वैल्यू क्या आएगी, -20 सेंटीमीटर आ जाएगी। मतलब निगेटिव होगी बट आएगी कितनी, रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल आएगी। तो ये अगर आपको याद होता पहले से तो ये फिर कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। अब आपने क्या किया कि इसका v निकाला, तो 1/v, ठीक है ना, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v माइनस 1/माइनस ऑफ 10 इक्वल 1/20। माइनस माइनस प्लस उस ओर जाके माइनस हो जाएगा। सो इट इम्प्लाइज दैट कि 1/v इक्वल्स टू 1/20, और ये माइनस माइनस प्लस उस ओर जाके माइनस, सो दैट इज व्हाट माइनस 1/10, दैट बिकम्स 20। और ये आ गया 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 इज व्हाट -1। तो v इक्वल्स व्हाट माइनस ऑफ 20। मतलब ये इमेज इसी ओर आ जाएगा -20 पे, ठीक है। यहाँ से -20 सेंटीमीटर दूर आ गया इसका इमेज, ठीक है, यहाँ पे आ गया। और मैग्निफिकेशन इसका m1 निकाल लिया, तो m1 की वैल्यू आ गई आपकी, m1 कितना आ गया, v/u लेंस के लिए। सो दिस व्हाट -20 माइनस ऑफ 10, दैट इज व्हाट 2। इसका मैग्निफिकेशन 2 आ गया। अब इस वाले लेंस के लिए हमने अप्लाई किया, तो 1/v माइनस 1/u, तो ये आपका -10 ये था और 20 ये -30, -30 इक्वल टू -20। सो 1/v इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, उस ओर जाके माइनस हो गया, तो ये आ गया -1/20 -1/30। सो दिस 60, तो -3 -2 इज 1/v। सो ये आपका आ गया v इक्वल्स टू -60/5, दैट इज व्हाट 12। -60/5 दैट इज व्हाट, ये -12 आ गया, ये v आ गया इसका। अब इसका जो मैग्निफिकेशन आ गया, इस लेंस के लिए मैग्निफिकेशन हो गया m इक्वल्स टू v/u। v is what, -12, u is what, -30। so this becomes m2, and m2 is माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया आपका, और ये 5, 2/5। सो अब आप देखोगे कि टोटल मैग्निफिकेशन कभी भी आपके लेंस कॉम्बिनेशन का m1 इंटू m2 होता है, तो दैट बिकम्स 2 इंटू 2/5। सो दैट बिकम्स व्हाट, 2 इंटू 2/5, दैट मीन्स की 4/5। 4/5 मीन्स व्हाट, 0.8, है ना, 0.8।
जो करेक्ट ऑप्शन था दैट वाज 0.8, बी वाज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन बाय द वे इसमें कोई भी चीज बड़ी टफ यूज नहीं हुई, बिल्कुल ऑर्डिनरी सा क्वेश्चन था। और ऑर्डिनरी क्वेश्चन के अलावा अगर कोई भी, मैंने आपको सारे पार्ट्स लेंसेज में कवर किए, जो क्वेश्चन थोड़े से ऑर्डिनरी से हटके होते हैं, समझ लो ना, जो भी क्वेश्चन उस तरह के होंगे तो आई कवर्ड देम। अब आप देखोगे जैसे जो चीजें लेंस के लिए एप्लीकेबल हैं वैसे ही कैलकुलेशंस और उसी टाइप के क्वेश्चंस मिरर के लिए भी एप्लीकेबल हैं। फिर अब अपार्ट फ्रॉम दैट अभी आप, मैं रे ऑप्टिक्स में ही आपको और बता रहा हूं, तो यूल सी। जो आपको फॉर्मूले सारे पता है, कर्व सरफेस के रिफ्रैक्शन वाला, प्लेन सरफेस के रिफ्रैक्शन वाला, वो इक्वेशंस आपको आते हैं, ठीक है ना। और किसी भी सरफेस में चाहे कर्व सरफेस हो और चाहे वो प्लेन सरफेस हो, अब मैग्निफिकेशन की बात, जैसे आपको लेंस के लिए मिरर के लिए फॉर्मूले याद होते हैं कि मिरर के लिए माइनस ऑफ बी ओवर यू और लेंस के लिए बी ओवर यू। मे भी जैसे अगर आप सोचते हो कि आपको जो फॉर्मूला है वो प्लेन सरफेस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, और या फिर आपको कर्व सरफेस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला नहीं याद है, तो किसी भी केस में इट इज व्हाट, आपको वी यू गिवन है तो वी निकालना आता है। इन ऑल द केसेस दैट इज व्हाट, इट्स वी ओवर यू, इट इज ऑलवेज व्हाट, वी ओवर यू। और जहां तक साइन की बात है तो आप साइन का क्या कर सकते हो कि आपको इमेज की पोजीशन पता लग जाती है। जैसे आप लोग की मुझे नहीं पता यहाँ पे कि माइनस ऑफ बी और यू होगा प्लेन सरफेस में या कर्व सरफेस में, तो आपको ये तो पता ना कि एक ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन करना आता है, वो आपका इरेक्ट बना है या आपका इन्वर्टेड बना है। तो बना, तो इन्वर्टेड बना है या फिर आपका इरेक्ट बना है, ये तो आपको पता ही है। जो आपको इन्वर्टेड और इरेक्ट पता है, जो आपको इन्वर्टेड और इरेक्ट पता, तो दैट मीन्स व्हाट कि फिर आप उससे क्या करोगे कि मैं उसका साइज भी निकाल लोगे, क्या होगा। अब आप ये देखोगे जैसे आपके पास एक मिरर है, कॉन्केव मिरर, और फोकल लेंथ आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर। इसके ऊपर बोला गया कि थोड़ा सा वाटर फिल कर दिया गया जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू प्लस वॉट 1.5 है। वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.5 है। दिस इज क्लियर। अब जब इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो इस केस में क्या होगा कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस यहाँ से इधर की है वो है 60 सेंटीमीटर। ये व्हाट 60, वो ये 60 सेंटीमीटर। अब इसके इमेज के फॉर्मेशन से लेकर के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप ठीक से देखोगे तो एक तो हुआ कि लाइट रेज जो होंगी, मान लो कि इस पार्ट में स्ट्राइक करती हैं, इस वाले पार्ट में लाइट रेज स्ट्राइक करती हैं, उनका इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो उसके लिए तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इमेज कहाँ पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। दैट मीन्स कि इस वाले पार्ट के लिए जो वी होगा, वाटर से कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे वी क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 60 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। दिस क्लियर। अब मानो कि मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन में उन्होंने जब इस वाले पार्ट का इमेज बना तो उन्होंने बोला कि इस वाले पार्ट के इमेज में क्या कोई डिफेक्ट भी होने का चांस होता है। जो डिफेक्ट होता है उसका नाम क्या है, यू नो दैट इज व्हाट, स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन मतलब व्हाट, कि अगर कोई इमेज बनता है उन रेस के थ्रू जो पैरा एक्सियल होते हैं, जो एक्सिस के करीब होते हैं, तो उसका मैग्निफिकेशन डिफरेंट होता है। और जो रेज मार्जिन पे होते हैं, जैसे इसके अपर्चर के मार्जिन पे हैं, तो मार्जिनल रेज के लिए मैग्निफिकेशन इज व्हाट, इट इज डिफरेंट। उनके लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो जब मैग्निफिकेशन दो पार्ट्स के लिए डिफरेंट होता है तो उसे इमेज में जो डिफेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड स्फेरिकल एब्रेशन। उसे आप बोलते क्या हो, यू कॉल दैट स्फेरिकल एब्रेशन बोलते हैं उसे। दिस इज क्लियर। तो जब वो स्फेरिकल मतलब एक ही पार्ट, अब दूसरा जब यहाँ से इमेज बनेगा, यहाँ से इमेज बनेगा, तो बच्चों आपको देखो जेईई नॉर्म्स के पेपर में भी आपको कुछ सब्जेक्टिव में लिखना तो होता